हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स नॉलेज। तो चलिए आज हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025-26 सेशन का बनाते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह से कितने कितने सेक्शन में रहेगा और कितने कितने नंबर का रहेगा। ये सब आप खुद देख लीजिएगा और कितने कितने मार्क्स का रहेगा, जो कि कल एग्ज़ाम है उसमें किस हिसाब से आएगा। तो उसका एक मॉडल सैम्पल पेपर है आपके लिए ये। तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं एमसीक्यू, जो टोटल 25 एमसीक्यू है। यहाँ पे थ्योरी भी है, लेकिन थ्योरी आप लोग खुद देख लीजिएगा, मैं सिर्फ एमसीक्यू बताती हूँ। तो चलिए सेक्शन ए में खंड क में 25 क्वेश्चन है, जो 25 क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का है और उसका सॉल्यूशन देते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन ए वैक्यूम वेरीज। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दो चार्ज जो है वो आपका क्या बोलते हैं, निर्वात में रखा गया है या वैक्यूम में रखा गया है, तो उसके बीच लगने वाला जो फोर्स है क्या होगा। तो इसके लिए हमको याद करना होगा क्या, कूलम्ब्स लॉ। किसको? कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ में आपका क्या बोलता है, कूलम्ब्स लॉ में आपका क्या बोलता है, जो फोर्स है वो इसके बराबर होता है के Q1 और Q2 बटे R² के बराबर होता है। उसके बाद यहाँ पे जो इसका फिगर इस टाइप का होता है, ये Q1 है, ये Q2 है और ये दोनों चार्ज के बीच के दूरी R है। तो इसका जो इस तरह से रहता है आर के, तो यहाँ पे आर कैसे वैरी कर रहा है आपका, आप देख रहे हैं कि ये इसका आर का स्क्वायर जो है इन्वर्सली वैरी कर रहा है। और इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है। तो एसआई यूनिट जानने के लिए सबसे पहले हमको क्या जानना होगा, उसका या तो आप यूनिट जान रहे हो, सॉरी एसआई यूनिट जानने के लिए सबसे पहले फार्मूला को देखिए। तो फार्मूला जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। और फाई इक्वल टू होता है ई डॉट ए कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पे कॉस थीटा का कोई मतलब नहीं है आपको, अगर एसआई यूनिट जानना है तो कॉस थीटा से कोई मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है ई और ए से। तो ई आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए आपका क्या है, एरिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एसआई यूनिट जो होता है न्यूटन कूलम होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। और ए का क्या होता है आपका, मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका यहाँ से कंबाइंड फॉर्म में क्या दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो होता है यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इसका ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, इसका ऑप्शन आपका दिख रहा है बी में दिख रहा है। तो ये आपका बी सही है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस तरह से आपको फिगर देखना होगा, हम वो बनाए थे। ये आपका क्या है, डायपोल है, एल लेंथ का, और ये एल, ये एल, ये एल, ये ओ और ये। और यहाँ पे आपका पी पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल याद करना रहता है। तो यहाँ पे आपका एल स्क्वायर ये, और ये एच डिस्टेंस पे है, अगर है तो ये एच स्क्वायर इधर भी हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये एच है, ये डिस्टेंस यहाँ ओ से पी तक एच है।
तो ये इसका कर्ण कर्ण हो जाएगा इस तरह, तो इतना हो जाएगा। और फाइनली यहाँ नेगेटिव Q और ये पॉजिटिव Q के कारण, ये दोनों के कारण यहाँ नेगेटिव आएगा, पोटेंशियल आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। जब जो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ फाइनली क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। तो इसका मेरा ऑप्शन हो जाएगा A। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं तो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। एक क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वो क्या कर रहा है, चार्ज हो रहा था। उसके बाद चार्ज होने के उपरांत क्या किया गया, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया, बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। इफ़ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट, उसके बाद डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या किया गया, उसको खींचा जा रहा है, मतलब दूर किया जा रहा है। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो तब जो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इंक्रीज करेगा। ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सबसे ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ये हमेशा ही आता है। ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन, जो ओम्स लॉ है वो कब वैलिड होता है, तो इसका सबसे सिंपल और इजी आसान है, जब टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब भी डेफिनेशन पढ़ रहे होते हैं ओम्स लॉ का, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये हमेशा पढ़े होंगे। तो इसका क्या आंसर होगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, जो रेजिस्टिविटी, कंडक्टर का रेजिस्टिविटी किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो ये किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी, आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या, रो एल ए आर इक्वल टू रो एल ए। यहाँ पे रो जो है, रो ही है रेजिस्टिविटी, तो रो आपका क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू आर इंटू ए बट्टे एल। यहाँ देख के, फॉर्मूला देख के तो लगता है कि रेजिस्टिविटी जो है एरिया और आपका लेंथ दोनों पे डिपेंड करता है, किसी भी कंडक्टर का एरिया और लेंथ दोनों पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ उसका मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, मटेरियल दिया हुआ है, टेम्परेचर कहीं है नहीं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फोर्स का फॉर्मूला ये देखिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू भी पी साइन थीटा। अब अगर हमको फोर्स ज़्यादा चाहिए तो सबसे पहले साइन थीटा को देखिए, साइन थीटा का क्या वैल्यू रखेंगे कि फोर्स हमको मैक्सिमम मिलेगा। तो साइन थीटा को हम ये जब फोर्स हमको मैक्सिमम चाहिए तो साइन थीटा 1 होना चाहिए। तो साइन थीटा 1 कब होगा, जब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, तब वो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर साइन थीटा हम 0 कर देते हैं तो साइन ये 0 हो जाएगा और ये मिनिमम हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो मैक्सिमम अगर फोर्स चाहिए हमको किसी भी मूविंग चार्ज में, तो यहाँ पे क्या हमको करना होगा, साइन थीटा को 1 करना होगा, और यहाँ पे साइन थीटा 1 तब होगा जब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, साइन 90 डिग्री, यानी कि क्यू भी बी के बराबर होगा, फोर्स मैक्सिमम क्यू भी बी के बराबर होगा, और इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट ये होगा, टेस्ला होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है ए मैग्नेटिक निडल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेज। एक मैग्नेटिक निडल जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो ये क्या क्या एक्सपीरियंस करेगा, क्या क्या अनुभव करेगा? तो यहाँ पे जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है तो क्या होता है? ओनली और ओनली टॉर्क को फील करता है, टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है। और यदि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वो टॉर्क और फोर्स दोनों एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ क्या दिखा रहा है? यूनिफॉर्म है, इसका मतलब कि ओनली टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू। अर्थ में जो है, जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके कारण है? तो वो आपका ती ऑप्शन मोशन ऑफ चार्जेस इनसाइड अर्थ के कारण होता है। यानी कि अर्थ के अंदर जो चार्ज होता है उसकी मोशन के कारण होता है। अब यह चार्ज कहाँ से आ जाता है? तो हमारे पृथ्वी में बहुत सारे मेटल्स वगैरह हैं, और मेटल्स वगैरह हैं जो पिघलते हैं गर्मी के कारण। तो वहाँ क्या होता है? चार्ज होता है। और चार्ज इससे क्या होता है? गर्मी में इधर से उधर जो आपका मोशन कहते हैं, जिस कारण क्या होता है? उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इसमें भी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है लेंस लॉ इज ए क्वेश्चन नंबर 11 है लेंस लॉ इज ए कंसिक्वेंस ऑफ। तो इसका होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो लेंस लॉ जो होता है वो किसका कंसिक्वेंस है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। उसके बाद 13 में क्या पूछ रहा है? ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो ट्रांसफॉर्मर जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इसका सीधा सा आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो ट्रांसफॉर्मर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पे काम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है? इन एन एसी सर्किट विथ प्योर रजिस्टर द वोल्टेज एंड करेंट आर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि एक ऐसी सर्किट है जहाँ पे क्या बोलते हैं, प्योर ओनली रजिस्टर है। क्या है? सिर्फ रजिस्टर है। तो वहाँ पे वोल्टेज और करंट किस तरह से वेरी करेंगे? तो वहाँ पे क्या होता है? वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। इधर जैसे देखिए, इधर यहाँ वोल्टेज भी VR और IR दोनों साथ साथ चलते हैं। कोई किसी से लैग और लीड नहीं करता है, यानी कि दोनों इन फेज में होते हैं। दैट इज ऑप्शन बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन आइडियल इंडक्टर इज। तो पूछ रहा है कि क्वेश्चन जो आइडियल इंडक्टर के द्वारा एवरेज पावर कितना कंज्यूम किया जाता है। तो एक आइडियल इंडक्टर जो होता है 0 पावर कंज्यूम करता है। कितना? 0 पावर को कंज्यूम करता है। अब इसका नेक्स्ट है 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनमें से कौन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी नहीं है? तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी आपको सारा दिख रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होता है? स्पीड जो होता है लाइट के स्पीड के बराबर होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। उसके बाद वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद दे आर ट्रांसवर्स वेव्स,
क्योंकि लाइट क्या है, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है और लाइट में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि ये जो है बी, डी और सी सब कोई इसका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी है। यहाँ पे सिर्फ ए ही है जो क्या है, इसका प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि दे आर लॉन्जिट्यूडनल वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो लॉन्जिट्यूडनल वेव नहीं होते हैं। लॉन्जिट्यूडनल वेव जो होता है सिर्फ और सिर्फ कौन होता है, आपका साउंड वेव होता है। और लॉन्जिट्यूडनल वेव में कैसे होता है, इस तरह से आपका ये अगर यहाँ सोर्स कुछ रखा गया, यहाँ से आवाज़ निकल रही है, तो देखिए यहाँ इस तरह से ये लॉन्जिट्यूडनल में ये होगा। यहाँ पे देखिए कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। अब कॉम्प्रेशन में क्या होते हैं, उसके पार्टिकल बहुत सामने सामने होते हैं। रेयर फ्रैक्शन में दूर दूर में होते हैं, कॉम्प्रेशन में सामने सामने होते हैं, रेयर फ्रैक्शन में दूर दूर होते हैं। इस प्रकार से होकर के ये श्रोता के कानों तक जाता है। और ये आपका ट्रांसवर्स में कैसे होता है, ट्रांसवर्स में इस तरह से वेव के फॉर्म में होता है, जिसका एक क्या होता है, क्रेस्ट और क्रेस्ट ट्रफ के फॉर्म में जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका आपका प्रॉपर्टी नहीं है किस, तो कौन है, लॉन्जिट्यूडनल वेव है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा 15 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 में क्या है, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है, माने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कहाँ कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका एक्सेलरेटेड चार्ज। जैसे कि एक्सरे, हम लोग कैसे, एक्सरे भी क्या है आपका, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको 7 वेव्स मिलते हैं, है ना। उनमें से आप देखिए, याद कीजिए कि एक्सरे को कहाँ से प्रोड्यूस कर रहे थे। एक्सरे में क्या कर रहे थे, एक मेटल रहता था, वहाँ पे ऐसे हम लोग एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी वाला कोई लाइट को यहाँ पे फॉल करवाते थे। और लाइट को फॉल होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये होता था, उसके बाद यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता था। तो यहाँ पे क्या इसका हो जाएगा, एक्सेलरेटेड चार्ज। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, द क्रिटिकल एंगल फॉर ए मीडियम इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज। बोल रहा है कि जब क्रिटिकल एंगल जो बनता है तभी उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बनता है। तो सबसे पहले आप फिगर को देखिए इस टाइप का। यहाँ आप याद किए होंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। लाइट किधर से किधर ट्रैवल करता है, डेंसर टू रेयरर, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री का, तभी क्या हो जाता है, एक ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे जाते रहता है, फिर ऐसे करके ऐसे जाते रहता है। एक ऐसा केस आता है कि ऐसे जाता है, उसके बाद इसका क्या होता है, एकदम 90 डिग्री में ये कौन 90 डिग्री बनाता है, और ये क्या है आपका, तभी क्या हो जा रहा है, क्रिटिकल एंगल बना, उसके बाद ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बना, 90 डिग्री का बना। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 18 में है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। एक कॉन्वेक्स लेंस जो है हमेशा वर्चुअल इमेज कब बनाता है, ये हमेशा जब ये आपका एफ और सी के बीच में जब रखा रहेगा तब ये हमेशा कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ इज। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू क्या होता था आपका, लैम्डा डी
लैम्डा डी बटे छोटा वाला डी। यहाँ बड़ा वाला डी ये क्या है, स्क्रीन डिस्टेंस है, ये जो स्क्रीन और इसके बीच की दूरी का डी बोलते थे। और ये लैम्डा तो क्या है, वेवलेंथ ऑफ क्या बोलते हैं, लाइट है। उसके बाद ये डी कौन था, ये डी है स्लिट विड्थ, मतलब स्लिट की कितनी चौड़ाई है उसका है। तो इसमें आपको पूछा है कि क्या है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन स्लेट। तो डिस्टेंस बिटवीन स्लेट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये भी गलत है, यहाँ तो दिख रहा है कि वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीन डिस्टेंस, तो ये वाला सही दिख रहा है। ये जो फ्रिंज विड्थ है, जो स्क्रीन डिस्टेंस बड़ा वाला डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिट्स विड्थ, ये भी आपका सही दिख रहा है। लेकिन यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन सी को मारिए, देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीन डिस्टेंस, ये आपका सी मारिए। नेक्स्ट चलिए 20 में। 20 में क्या है, पोलराइजेशन प्रूव्स दैट लाइट इज, पोलराइजेशन जो है वो लाइट के कौन से नेचर को प्रूव किया था, तो वो लाइट के ट्रांसवर्स नेचर को प्रूव किया था। किसको, ट्रांसवर्स नेचर को, क्योंकि लाइट कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है, लॉन्जिट्यूडिनल का बात नहीं है। लॉन्जिट्यूडिनल आया तो वो साउंड का होता है, यहाँ लाइट के बारे में पूछा है तो ट्रांसवर्स नेचर के बारे में कौन प्रूफ किया था, पोलराइजेशन से प्रूफ हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ्स द, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था है ना, वो किस चीज़ को प्रूव करता है, तो वो पार्टिकल नेचर, लाइट के पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है। जो लाइट कैसा होता है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट हम लोग पढ़े हैं ना, तो ड्यूअल नेचर में क्या बोला गया था, ड्यूअल नेचर में कि कभी लाइट जो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कभी कभी क्या है, वेव की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे पार्टिकल नेचर को कौन प्रूव किया था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण पता चला कि लाइट जो है पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछ रहा है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से जब सॉल्व करेंगे तो ये हमको दिखेगा कि जो है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करता है, किस पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस ड्यू टू, 23 में क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे होते, जैसे मान के चलिए ये हाइड्रोजन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं वो किसके कारण है, तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण घूम रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण घूम रहा है चारों ओर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में, द मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियस लीड्स टू, मास डिफेक्ट के कारण क्या होता है, तो मास डिफेक्ट के कारण क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी का ये होता है, फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है कि ए जनरल डायोड इज यूज्ड फॉर, किस लिए, तो जनरल डायोड जो होता है हमेशा वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज होता है, इसलिए यूज होता है, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही, और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक।